स्वागत है बच्चों आप लोगों का नॉलेज हिंदी चैनल में। ये वसंत की किताब है 7वीं कक्षा की, पाठ 15 है नीलकंठ। इसके जो लेखक है वो महादेवी वर्मा हैं। और जो हमने अभी तक ऊपर के पाठ पढ़े हैं उसको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अब। इससे जो पहले की पंक्ति है उसमें कहा गया है कि जब वसंत ऋतु आते हैं और आम में जब मंजरियाँ वगैरह आ जाती हैं और अशोक के पत्ते खिलने लगते हैं, तब उसमें क्या होता है कि मोर को ये सब देखना बहुत पसंद होता है नीलकंठ को। तो जिस वजह से उसे क्या होता है, घर के बाहर ही, पिंजरे के बाहर उसे छोड़ना पड़ता है। तो आगे अब हम शुरू करते हैं। नीलकंठ और राधा का सबसे प्रिय ऋतु जो है वो कौन सी है? वर्षा होती है। मेघों की उम्र आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद कोका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती जाती। अब जो है क्या होता है कि वर्षा ऋतु से बहुत पसंद होता है नीलकंठ और राधा को। और मेघों की जैसे हवा चलने लगते हैं मेघ होने से पहले, तो उसमें जो वो उसे पता चल जाता था जिससे कि हवा बहने की वजह से कि अब बारिश होने वाली है। और उसके जो कोका जैसे आवाज़ होता था वो क्या होता था, धीरे धीरे तीव्र से यानी बढ़ती ही जाती थी। और बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती। मेघ की गर्जन के ताल पर उसके तन में नृत्य आरंभ होता। अब जिस तरह से मेघ का गर्जन होता उस तरह से उसके क्या होता, उसका नृत्य शुरू होता। जितनी तेज बादल गरजती उतनी ही अधिक उसका नृत्य होता। फिर जितना अधिक मेघ गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती, नीलकंठ का नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी कोका का स्वर उतना ही मंदतर होता जाता। अब जो नीलकंठ का क्या होता कि जितनी अधिक बारिश होती, बिजली चमकती, बादल गरजते, उतनी ही अधिक क्या होता, आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जाती और नृत्य भी उसी के अनुसार उसका बढ़ता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। अब क्या होता है कि बारिश के थम जाने के बाद उसको दाएं पर दाएं पंख को और बाएं पंजे पर बाएं पंख को फैलाकर सुखाता। और कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच में पीकर पंखों का गीलापन दूर करते। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज गया। अब ये आनंद ले ही रहते होते कि एक बेमेल यानी कि जैसे मोर आवाज़ कोका जैसे उसकी आवाज़ निकलती है उससे बिल्कुल अलग स्वर निकल आती है। यह भी एक करुण कथा है। वो भी कथा कौन सी? एक करुण कथा, यानी कि बहुत ही दर्दनीय कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा। बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। और जो नखास कोना से एक दिन फिर किसी कार्य से जाना पड़ा लेखिका को, तो उसने क्या, बड़े मियाँ ने कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी। उन्होंने क्या निश्चय किया, संकल्प करा कि मैं पिंजरे को नहीं देखूंगी। मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान पर केंद्र बनाया। अब जो है मन में क्या बनाई, एक केंद्र बनाई कि मैं बस बड़े मियाँ को देखूंगी। तो उसने क्या देखा, बड़े मियाँ की दाढ़ी पके हुए यानी पूरे घनी दाढ़ी है और सफ़ेद चश्मे में सफ़ेद डोरे बांधे हुए कान पे अटकाई। बस उसी चीज़ को अपने ध्यान में रखी। पर बड़े मियाँ के पास जो पैरों के पास जो मोरनी खड़ी थी उसे वो अनदेखा नहीं कर पाती हैं। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे हुए दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर एकत्रित हो गई थी। वह फिर खड़ी नहीं हो सकती थी। अब जो है वो उसकी जो उंगलियां थी मोरनी की वो क्या हो गई, टूट चुकी थी पंजे, जिसकी वजह से वो खड़े नहीं हो पा रही थी। बड़े मियाँ की भाषण फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप ना होती तो उसी के सिर पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी कैसे कहूँ।
ले जाने के लिए कैसे कहूँ। वो बोल देता है कि आपसे भी ये ले जाने के लिए कैसे कह दूँ। सारांश यह रहा कि 7 रुपये में वो मोरनी उसे दे दिया और उसके अगली सीट पर रखवा कर ले आई। एक बार फिर उनका घर पढ़ने लिखने वाला घर कमरा जो था क्या हो गया, अस्पताल बन गया। पंचों की मरहम पट्टी और देखभाल करने की वह महीने भर अच्छी हो गई। पंचों की जो देखभाल की गई और मरहम पट्टी की गई तो उसकी क्या हो गया, वो 1 महीने में ठीक हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूठ जैसे पंचों पर डगमगाती हुई चलने लगी। उंगलियां तो टेढ़ी मेढ़ी ही रही, लेकिन उंगलियों पर अपने डगमगाते हुए चलना शुरू कर दिया। तब उसे जालीधर में पहुंचाया गया और नाम रखा कुब्जा। नाम क्या रखा गया उसका? कुब्जा। नाम के अनुरूप ही वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब जैसा नाम था वैसा ही क्या हुआ, वो उसके स्वभाव ही रह गया कुब्जा जैसे ही। अब तक नीलकंठ और राधा के साथ रहते थे, अब कुब्जा उनके साथ देखते ही मारने दौड़ती। और जो है नीलकंठ और राधा उसके साथ ही रहते थे, लेकिन कुब्जा जो देखती थी नीलकंठ और उसको राधा को, तो उसे क्या मारने के लिए दौड़ती थी। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली और चोंच से और पंख नोच डाली। राधा की जो कलगी थी और सिर पे जो मोड़ के कलगी रहते हैं, कलगी और पंख दोनों क्या किए, चोंच मार मार के कुब्जा ने नोच डाली। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। और जो वो कुब्जा थी वो नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, लेकिन नीलकंठ जो था उसी से दूर भागता था और इसी वजह से वो राधा को हमेशा नुकसान पहुंचा देता। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए। अब है जब दोनों के बीच मारपीट चली रही थी कि राधा ने 2 अंडे दिए, जिसको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठू जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। अब कुब्जा ने क्या करा कि रात जैसे पता चला कुब्जा को कि राधा ने अंडे दिए हैं, तो जो पंख से वो राधा अपने अंडे को ढक के बैठी हुई थी, तो उसने चोंच मार के उसे वहाँ से हटा दिया और उन दोनों अंडों को लेके और दोनों अंडों को ही उसने तोड़ डाला। और जो उसके पैर थे जो ठूठू जैसे, यानी कि टेढ़े मेढ़े पैर जो थे, उसको उसी से उस पर क्या करा, उससे उसको तोड़ के इधर उधर छितरा दिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब उसके अंडे को ख़त्म कर दिया, राधा से उसे दूरी बना दिया कुब्जा ने। तो इस वजह से क्या उसकी जो खुशी थी, वो खुश रहता था, वो क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। और एक दिन क्या हुआ कि वो भाग जाता है गुस्से से और आम के शाखाओं पे जाकर वहीं पे छिपके बैठा रहता है, जहाँ से बहुत चुप पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता, पर उसकी चाल में थकावट और आँखों में एक शून्यता रहती थी। अब जो क्या हुआ कि वो शांत हो गया, उसकी सारी खुशियाँ नष्ट हो गई, तो वो हमेशा छिप जाया करता था। और जब वो दाना देने जाती थी तो पंख को मंडलाकार बना के खड़ा हो जाता और फिर उसके चाल में जैसे वो चलता था उसमें थकावट और उसके आँखों में शून्यता, यानी कि उसके आँखों में क्या थी, कुछ नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत ही दुखी में हो ये। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि
थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। मतलब उन्हें भी अनुभव नहीं था कि ऐसी होगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर मैंने देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों के पंखों को पंख में छिपाकर बैठता था। मेरे पुचकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। और जब उसने देखा कि एक दिन जो नीलकंठ सुबह में उसी तरह फैला के बैठा हुआ जिस तरह से वो खरगोश के बच्चों को अपने पंखों पर बैठाता था फैलाकर, तो उसने पुचकारा, उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं उठा तो उसे संदेह हुआ कि क्यों नहीं उठ रहा है। वास्तव में नीलकंठ क्या हो गया था? मर गया था। नीलकंठ क्या हो गया था? मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। अब क्यों मर गया था उसका उत्तर जो है अभी तक नहीं लेखिका को नहीं मिला। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी तरह का चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट हो गई हो कई दिनों के कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के स्वभाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। अब क्या था कि वो प्रतीक्षा कर रही थी। नीलकंठ मर गया था। जब उसे गंगा में विसर्जन करने गई तो गंगा में भी ऐसा लग रहा था जैसे पंख पूरा फैल गए, गंगा भी तृप्त हो गई है। और जो राधा थी, राधा जो उसके कारण नीलकंठ के न होने के कारण उसने अपने सब बहुत ही शांत हो गई, अपनी ऐसे मानो जैसे कि शुद्ध बुद्ध गवा चुकी थी। और वो कई बार भाग चुका था नीलकंठ, पर वापस आ जाता था। इसी वजह से राधा गेट पे बैठ के, दरवाजे पे बैठ के उसको हमेशा उसी दृष्टि लगाई रहती थी कि नीलकंठ कहीं आ जाए। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। अब जो है कुब्जा ने क्या करा, उसे खोजना आरंभ कर दिया। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। अब जब कुब्जा जो क्या करी कि अब नीलकंठ को ढूंढना शुरू करी और वो आम के जब वहाँ जाली खोल दिया जाता था तो वो आम के, अशोक के, कचनार के आदि के शाखाओं पे नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। सब वो जगह वो खोजती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। अब जो है क्या हुआ कि जैसे आम के डाल से एक दिन उतरी कि उसे कजली सामने आ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच का प्रहार किया। और जैसे उसका स्वभाव था कि हमेशा नीलकंठ को और राधा को मारती रहती थी, तो उसी तरह से उसने कजली पर भी प्रहार किया। परिमाणतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए और कजली ने भी प्रहार किया जिसमें 2 दांत उसके गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। और उस पे क्या हुआ कि जब उसने गर्दन पे काट लिया तो उसको, जैसे वो हमेशा कलह करती रहती थी, दूसरों से नफ़रत करती रहती थी, द्वेष यानी कि नफ़रत करना और दूसरों को दिक्कत देना, तो वो क्या वो उसका जीवन इस तरह से बचाया जा नहीं सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है।
अब जो है पक्षी ने जो उस लेखिका को ज्ञान दिया कि किस तरह से वो किस तरह से उसको हमेशा सबको एक दूसरे के साथ दिक्कत रहते हैं, वो बहुत ही महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली रही। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी कोका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। अब वो क्या करते हैं कि जब अब बस एक राधा बची रहती है जो कि अकेली रहती है, और जब आषाढ़ का महीना आता है तो आकाश में जब मेघ आ जाते हैं तब वो ऊंचे झूले पर जाकर और अशोक की डाल पे चढ़ के और तीव्र आवाज़ यानी कि अपने आवाज़ को बहुत ज़ोर ज़ोर से वो नीलकंठ को पुकारती रहती है।